Welcome to Skills Grid, where skills turn into opportunities. अच्छा स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर से हम अपना जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम अपने कोर्स में अभी तक HTML और CSS को कवर कर चुके हैं। तो आज की क्लास से हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट क्यों यूज़ की जाती है, क्या इसका पर्पस है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, और बैक एंड में तो खैर अभी हम इसको नहीं पढ़ रहे, अभी हमारा फ्रंट एंड चल रहा है। तो फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है, हम क्यों इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जबकि हमारी एक वेबसाइट HTML और CSS को यूज़ करके बन रही है। तो जावास्क्रिप्ट उसमें हम क्यों ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो why we use JavaScript is used for add a logic और extra functionality, ठीक है। जैसे कि मुझे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है अपनी वेबसाइट के अंदर, मैं एक कैलकुलेटर बना रहा हूँ, तो मुझे उसमें प्लस का ऑपरेशन होगा, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन होगा, डिवाइड होगा, एक्सेट्रा। और किसी भी इवेंट के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करना है, इवेंट जैसे कि मैं पेज स्क्रॉल कर रहा हूँ, उसके ऊपर मुझे क्या करना है, जब भी यूज़र पेज को स्क्रॉल करे तो क्या होना चाहिए, टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए या बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। ऑन क्लिक बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो उसके ऊपर मेरा टेक्स्ट चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग नाइट मोड का फीचर लगाते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, कि बटन के ऊपर क्लिक करने से हमारा बैकग्राउंड कलर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ठीक है, डार्क थीम हो जाती है। तो इस तरीके की जो इवेंट्स या लॉजिक होती है वो हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से अपनी वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो होगा डेटा टाइप्स, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स, देन ऑपरेटर्स, ठीक है। डेटा टाइप की बात करें तो अभी तक हमने जो HTML CSS पढ़ी है वहाँ पर डेटा टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वहाँ पर आपके पास टैग्स होता था, आप उसको H1 टैग में, P टैग वगैरह में लिखते थे। CSS में हमारे पास वैल्यूज़, प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़ होती हैं। तो वहाँ पे डेटा टाइप का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन जो हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि अगर आप अपने जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर इस टाइप का कोई डेटा यूज़ कर रहे हो, अब ये क्या है, नंबर टाइप का डेटा है, तो जावास्क्रिप्ट इसको नंबर की कैटेगरी में मतलब नंबर की कैटेगरी में रखेगा, ठीक है। अगर हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसको वो रखेगा किस कैटेगरी में, जैसे कि नंबर है तो ये नंबर की कैटेगरी में आएगा। ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट आएगा आपका स्ट्रिंग के अंदर। और रिमेंबर, स्ट्रिंग हमेशा डबल कोटेशन में लिखा जाता है, यानी कि मैं अगर टेक्स्ट टाइप का डेटा लिख रहा हूँ तो मैं इसको क्या करूँगा, हमेशा डबल कोट्स में लिखूंगा, अदरवाइज मुझे जावास्क्रिप्ट क्या दे देगा, एरर दे देगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक डेटा होता है फ्लोट, ठीक है। फ्लोट के अंदर हमेशा जो डेटा स्टोर होगा वो नंबर टाइप का होगा, लेकिन अगर आपके नंबर के अंदर कोई पॉइंट वैल्यू है, जैसे कि 3.9, ठीक है, 3.14, इस टाइप की जो भी पॉइंट वैल्यू है वो फ्लोट में काउंट होती है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में अगर आप इसकी टाइप चेक करोगे तो वो टाइप आपको इसकी नंबर ही बता रहा होगा। लेकिन दूसरी लैंग्वेजेस जैसे कि C++, ठीक है, C#, पाइथन, जावा, उसमें अगर आपको इस टाइप का डेटा मिल रहा है तो वो आपका काउंट होता है फ्लोट के अंदर, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में अगर आप टाइप चेक करोगे तो टाइप इसकी नंबर ही होगी, क्योंकि नंबर ही है, लेकिन हम इसको फ्लोट बोलेंगे क्योंकि पॉइंट वैल्यू है, ठीक है। बाकी लैंग्वेजेस में सब में फ्लोट ही कहा जाता है, ये आपके ऊपर है, क्योंकि एक फ्लोट का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको क्लियर करता चलूँ। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जावास्क्रिप्ट में डेटा होता है बूलियन। बूलियन हमेशा स्टोर करता है सिर्फ दो वैल्यूज, ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि आपके कोड के अंदर अगर इस टाइप का कोई डेटा आ रहा है तो आप उसको क्या कहेंगे, इट इज़ अ बूल टाइप डेटा, ठीक है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स अगर जावास्क्रिप्ट में इन कैटेगरीज में डेटा आ रहा है तो हम उसको उनको इन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग के अंदर अगर हमारे पास जैसे कोई भी स्पेशल टाइप का कैरेक्टर है वो भी आपका स्ट्रिंग में काउंट होगा। और मिक्स टाइप डेटा, यानी कि नंबर, अगर मैं डेट स्टोर कर रहा हूँ तो डेट इस फॉर्मेट में हमारे पास होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नंबर भी है और स्पेशल कैरेक्टर भी है, तो भी ये डेटा मेरा किस में काउंट होगा, स्ट्रिंग में काउंट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे फाइल क्रिएट करते हैं, अपने फोल्डर में आ जाते हैं।
अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो अच्छा सबसे पहले हम यहाँ पर भी HTML की फाइल ही बनाएंगे, जैसे CSS के अंदर भी हमें पहले एक HTML की फाइल ज़रूरी होती है, क्योंकि फर्स्ट आपकी HTML की फाइल ही रन होती है जो आपका स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट का, देन CSS जो आपकी स्टाइलिंग है, और यहाँ पर हम जो जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं वो आपका लॉजिक है। अगर इसकी रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि एक ह्यूमन की बॉडी होती है, उसमें क्या होता है, उसका जो बोन्स का स्ट्रक्चर है उसको हम HTML कह सकते हैं, जिसके ऊपर उसकी मतलब स्ट्रक्चर तैयार होता है, देन उसके ऊपर जो स्किन वगैरह या उसकी जो ब्यूटी आता है वो आपका आ जाएगा CSS के अंदर। देन उसका जो ब्रेन है वो क्या है यहाँ पर जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जो आपकी वेबसाइट के अंदर लॉजिक जो आएगा एक्शन परफॉर्म होने के ऊपर या कंडीशन की बेस पे आउटपुट आता है, उसको हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो हम ह्यूमन बॉडी का ब्रेन और वेबसाइट की जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर HTML का बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ। अब जावास्क्रिप्ट लिखने का हमारे पास जो तरीके हैं, एक तो मैं इसको इंटरनली यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, और हेड में मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, आगे मैं इसको डिस्कस करूँगा, अभी फिलहाल मैं नहीं कर रहा, मैं बॉडी के अंदर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो बॉडी के अंदर मैंने स्क्रिप्ट एक लगा लिया। अब हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, तो जावास्क्रिप्ट में मुझे एक मैसेज लिखना है जो मुझे स्क्रीन के ऊपर अपेयर हो जाए, ठीक है, डिस्प्ले हो जाए। तो पी HTML के अंदर हम जैसे P टैग या H1 टैग यूज़ करते थे, और टैग्स वगैरह के लिए हम li वगैरह जो भी हम यूज़ कर लेते हैं, लिस्ट वगैरह। यहाँ पर अगर आपको कोई भी मैसेज प्रिंट करना है तो हमें यूज़ करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, एक तो हमारे पास ये होता है। अगर मैं इसमें लिख लेता हूँ हेलो, और यहाँ से फाइल को रन कर लेता हूँ, तो मुझे स्क्रीन के ऊपर हेलो दिख रहा है। ठीक है, और एक और हमारे पास यहाँ पर मैसेज प्रिंट करने का तरीका होता है जिसको कहा जाता है कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये आप याद कर लिएगा, ये इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे क्या होता है कंसोल डॉट लॉग। तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैंने क्या कर दिया, मैंने लिख लिया वर्ल्ड। अच्छा जी, तो मुझे वर्ल्ड दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि कंसोल डॉट लॉग हमेशा आपको जो आउटपुट दिखाएगा वो दिखाएगा आपकी इंस्पेक्ट के अंदर, कंसोल के अंदर। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट में आते हैं, कंसोल में आते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि जब हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट से पेज के ऊपर ही डिस्प्ले दिख रहा है तो हम कंसोल डॉट लॉग क्यों कर रहे हैं। देखिए, अगर आपका यहाँ पे कोई एरर जनरेट होता है, जैसे कि मैं हेलो को विदाउट कोटेशन लिख देता हूँ, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हमेशा कोटेशन में लिखा जाता है, तो वहाँ पे कोई एरर मुझे नहीं पता चला। इसको अगर अभी बंद कर दें तो ये सिर्फ डेटा आपका जो था वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, तो डेटा यहाँ पे आपका डिस्प्ले नहीं हो रहा है। और अगर मैं कंसोल के अंदर इसको डबल कोट्स के बगैर लिख देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें एरर पता चल जाएगा कि एरर क्या आ रहा है, हेलो इज नॉट अ डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमें एरर शो नहीं होता है, कंसोल के अंदर हम एरर को चेक करते हैं। ठीक है, डीबगिंग जो कोड के अंदर हम करते हैं कि हमारे कोड में क्या इशू हो रहा है वो हम कंसोल में प्रिंट करके देखते हैं, तो हमें यहाँ पे एरर पता चल जाता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट सिर्फ आपका डेटा डिस्प्ले कराता है, कंसोल डॉट लॉग जो है उसको हम एरर फाइंडिंग के लिए, डीबगिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी हमारे कोड में अगर एरर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हम कंसोल के अंदर लिखते हैं, देन उसका आउटपुट हम चेक करते हैं। ठीक है, ये दो तरीके हमारे पास होते हैं। अभी यहाँ पर स्ट्रिंग को मैंने विदाउट कोटेशन लिखा हुआ है जिसकी वजह से एरर आ रहा है। एक तरीका ये हो गया जावास्क्रिप्ट लिखने का, इसको यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ। दूसरा तरीका हमारे पास होगा ठीक है, दूसरा तरीका जो होगा हमारे पास वो होगा फाइल को लिंक करने का। फाइल हम यहाँ पर लिंक करेंगे, जैसे हम CSS के अंदर लिंक टैग के थ्रू इसको अपनी HTML के साथ लिंक करते हैं, तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में मैं SRC एट्रीब्यूट के अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल का लिंक दूंगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है, इस फाइल को मैं SRC के अंदर लिख दूंगा स्क्रिप्ट डॉट जेएस। अच्छा, CSS जो थी हम हेड के अंदर, हेड टैग के अंदर लिंक करते थे, यहाँ पर मैं बॉडी टैग के अंदर लिख रहा हूँ। इसका भी एक रीज़न है, डॉम का हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मैं इस तरीके से क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, और आपने बस जहन में एक चीज़ रखनी है कि हम जावास्क्रिप्ट को लास्ट में लिखेंगे, यानी कि क्लोजिंग टैग के ऊपर।
HTML जो भी है हमारी वो यहाँ पर, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट को लिंक करेंगे, बीच में कहीं पे भी फिलहाल हम लिंक नहीं करेंगे, ठीक है। ये तरीका होता है जावास्क्रिप्ट को लिंक करने का। अच्छा जी, अब एक्सटर्नल मैंने जावास्क्रिप्ट यूज़ कर ली है, तो यहाँ पर अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखता हूँ और इसमें मैं कोई नंबर टाइप का डेटा प्रिंट करा देता हूँ, जैसे कि 66, ठीक है। तो इट इज़ अ नंबर टाइप डेटा। अच्छा जी, तो यहाँ पर मुझे 66 दिख रहा है। इसकी अगर मैं टाइप चेक करना चाह रहा हूँ तो टाइप मुझे कंसोल के अंदर दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ एक कीवर्ड होता है, जिसके बाद आप कोई भी डेटा लिख रहे हो तो वो आपको उसकी टाइप बता देगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऊपर लिखा हुआ है, हम इंस्पेक्ट में चलते हैं तो ये बता रहा है कि आपका जो 66 है वो एक नंबर टाइप का डेटा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको कोटेशन में कर देता हूँ तो अब क्या हो गई, इसकी डेटा टाइप आपकी चेंज हो गई है। अब ये हो जाएगा स्ट्रिंग, ठीक है। और अगर इसको कोटेशन से निकाल कर हम वापस से इसमें पॉइंट लगा देते हैं, अभी भी ये क्या है, नंबर टाइप का डेटा है, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और इसमें मैंने लिख दिया ट्रू, तो ट्रू क्या होगा, बुलियन टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये डेटा टाइप्स हो गई। अच्छा जी उसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। डेटा टाइप्स हमने बात करी कि हमारे पास अगर इस टाइप का डेटा आ रहा है तो वो किस कैटेगरी में काउंट होगा, इस टाइप का डेटा आ रहा है तो किस कैटेगरी में काउंट होगा। और ये आपका जो है फ्लोट बाकी लैंग्वेजेस में होता है, जावास्क्रिप्ट में इसको हम नंबर ही कहेंगे, ठीक है। अच्छा जी, और बुलियन में हमारे पास सिर्फ दो ही वैल्यूज होती हैं, ट्रू या फॉल्स। और ये ट्रू एंड फॉल्स वाला डेटा हम कब यूज़ करेंगे, हम कोटेशन में लिख के क्यों नहीं लिख सकते, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे हम जब कंपैरिजन ऑपरेटर के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनको हटाते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ। वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो वेरिएबल्स की हम अगर बात करें तो वेरिएबल इज़ अ कंटेनर दैट होल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। एक कंटेनर हम बनाते हैं जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। अब यहाँ पर सवाल आना चाहिए कि हम ऐसा करी क्यों है, हमें क्या ज़रूरत है कंटेनर बनाने की। तो इसकी एग्जांपल हम समझते हैं। मैं सपोज एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूँ जहाँ पर मेरे पास एम्प्लॉय की डिटेल है। अब एम्प्लॉय की डिटेल मेरे पास क्या हो सकती है, मेरे पास यहाँ पर एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है अली, ठीक है। उसका एड्रेस होगा, अगर मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, नेम, ठीक है, एड्रेस, एड्रेस मैंने कर दिया उसका HYD। और हम उसकी सैलरी लिख देते हैं, सैलरी अभी छोड़ते हैं, दो चीज़ें लिखते हैं, इसी पे काम करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने एक एम्प्लॉय की डिटेल प्रिंट करा दी है और इसको अगर हम देखें, ये हमें दिख रहा है और इसमें लाइन ब्रेक नहीं हो रही, ठीक है। लाइन ब्रेक नहीं हो रही, इसको भी समझ लेते हैं लाइन किस तरीके से ब्रेक होगी। तो लाइन ब्रेक करने के लिए मुझे HTML टैग BR टैग का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप HTML यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी हमें ट्रीट करना है एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग है तो उसको डबल कोट्स के अंदर लिखा जाएगा, यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर ही मेरा मैसेज लिखा हुआ है, तो मैं BR टैग को भी इसी में लिख दूंगा। तो BR टैग आपका यहाँ पर कंपाइल होगा, जिससे क्या होगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी। अगर आप देखें तो लाइन ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल पे हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर मैंने डेटा लिखा। अब यहाँ पर हमारा डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, मुझे अगर किसी एम्प्लॉय का डेटा प्रिंट कराना है तो मेरे पास एक एम्प्लॉय तो होगा नहीं, और मुझे हर एम्प्लॉय की डिटेल याद भी नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, डेटा रिमाइंड करने की बजाय हम उसको एक कंटेनर में रख देते हैं, और कंटेनर का नेम याद करना ज़्यादा आसान होता है बजाय इसके कि हम डेटा याद रखें, ठीक है। अगर आपके पास एक बॉक्स है, बॉक्स को हमने नाम दे दिया बॉक्स 1, बॉक्स 1 के अंदर क्या डेटा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इतना पता है उसमें कुछ डेटा है। तो मुझे जब भी वो डेटा सर्च करना होगा, मुझे इतना पता होगा मैंने वो डेटा बॉक्स 1 में रखा था, डेटा क्या था वो मैं बॉक्स को ओपन करके चेक कर लूंगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम बॉक्सेस या कंटेनर, ठीक है, हम कंटेनर्स बनाते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे वेरिएबल्स बना लेते हैं। तो मैंने लिखा EMP नेम, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम जब वेरिएबल्स बना रहे हैं, वेरिएबल्स का सिंटैक्स होता है, पहले आप वेरिएबल का नेम देते हैं, देन हम हमारे पास होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसको इक्वल ऑपरेटर नहीं कहा जाएगा, यह असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। और उसके बाद आप अपना डेटा लिखते हैं जो भी आपको वेरिएबल में स्टोर कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नाम दे दिया अली, ठीक है। तो वेरिएबल के अंदर आपको स्पेस नहीं देना है, जैसे कि मैंने EMP नेम लिखा, अगर मैं इस तरीके से लिखता तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता, एरर आ जाएगा।
आप या तो स्नैक केस यूज़ कर सकते हैं या फिर कैमल केस यूज़ कर सकते हैं, बस आपने स्पेस नहीं देना है। वेरिएबल का सिंटैक्स वैलिड ये होता है, ठीक है। और आप वेरिएबल के स्टार्टिंग में कोई नंबर वगैरह नहीं दे सकते हैं, जैसे कि ये नहीं देना आपने, ये गलत हो जाएगा। हम लास्ट में नंबर दे सकते हैं, इट इज़ अ वैलिड सिंटैक्स फॉर वेरिएबल। अच्छा जी। तो यहाँ पर ईएमपी जो है हमारा एम्प्लॉय वन, उसका नेम हो गया और उसका एड्रेस हो गया, ठीक है। एड्रेस मैंने यहाँ पे लिख दिया, HYD। अब मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम। नेम है इस बॉक्स के अंदर स्टोर, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर। तो वेरिएबल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, आउटपुट देखते हैं हमें क्या दिख रहा है। इस लाइन को हम अभी फिलहाल कमेंट कर लेते हैं। दिख रहा है मुझे कोई आउटपुट? हाँ, आउटपुट आ रहा है, लेकिन जैसा हम सोच रहे थे वैसा नहीं आ रहा। हमें एम्प्लॉय का नेम नहीं दिख रहा, हमें तो हमारा वेरिएबल ही प्रिंट होके दिख गया। क्यों? क्योंकि आपने वेरिएबल को कोटेशन में लिख दिया है। देखिए, आप अपना डेटा जो है स्ट्रिंग टाइप का, वो आप कोटेशन में रखेंगे। वेरिएबल भी आपका स्ट्रिंग टाइप डेटा है, लेकिन इसको कभी भी कोटेशन में नहीं रखा जाता, ठीक है। वेरिएबल आपका एक नेम डिफाइंड होता है जो रैम के अंदर क्रिएट होता है, तो इसको हम कोटेशन में नहीं लिखेंगे। तो जहाँ पर भी मुझे वेरिएबल यूज़ करना है, यही डिफरेंशिएट करता है कि आपका वेरिएबल कौन सा है और आपका डेटा कौन सा है। अगर कोटेशन में लिखा हुआ है मीन्स आप डेटा प्रिंट करवा रहे हैं, लेकिन विदाउट कोटेशन लिखा है तो मीन्स आपका कोई वेरिएबल बना हुआ है जो आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं या फिर यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं EMP नेम को यहाँ से निकाल दूंगा। अच्छा, अब मैं क्या इसको बिना कोटेशन के यूज़ करूंगा? BR टैग को ख़त्म करते हैं अभी। मैंने यहाँ पर ये एम्प्लॉय नेम, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे लिखा। ये मुझे फिर एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? जब हम इस तरीके से कुछ डाटा प्रिंट करवाते हैं जिसमें मेरे पास एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, दूसरा वेरिएबल, तो ये क्या कहता है, आप इन दोनों को कॉन्केटिनेट कर दो। अदरवाइज ये क्या कर देगा, एरर जनरेट कर देगा। तो कॉन्केटिनेट के लिए मेरे पास यहाँ पर यूज होगा प्लस ऑपरेटर, ठीक है। यानी कि इस स्ट्रिंग को, यानी ये जो मेरा मैसेज है और ये वेरिएबल है, इसको क्या कर दें आप, प्रिंट कर दें। अच्छा जी, अब मुझे BR टैग लगाना है, तो BR टैग क्या होगा आपका, अगेन कोटेशन में आएगा। तो फिर एरर आ गया, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा। अब ऐसे अगर मुझे बार बार मैसेज यूज़ करना है, वेरिएबल यूज़ करना है, तो मैं क्या प्लस के साइन लगाता रहूँगा? तो इसका अल्टरनेटिव हमारे पास क्या है, मैं इसको एड्रेस वाले में यूज़ कर लेता हूँ। हम यूज़ करेंगे यूज़र स्टूडेंट्स टेम्पलेट लिटरल्स, ठीक है। टेम्पलेट लिटरल्स ये क्या होते हैं, हम यहाँ पर बैकटिक यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ डबल कोटेशन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बेनिफिट होगा हमें, अगर मैं यहाँ पर डबल कोटेशन की जगह पर बैकटिक यूज कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाले। अब इसके अंदर अगर मुझे वेरिएबल प्रिंट करना है तो मुझे प्लस का साइन कहीं पर भी नहीं लगाना। सिंपल मुझे क्या करना है, मुझे अपने वेरिएबल को लिख देना है डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स EMP एड्रेस, जो मेरा वेरिएबल का नाम है, तो एड्रेस एंड देन दिस, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, BR टैग वगैरह ये सब मैंने लिख दिया। अब इसमें मैं जितना चाहूँ मैसेज वगैरह जहाँ पर चाहूँ लिख सकता हूँ, मुझे कोई प्लस का साइन वगैरह नहीं लगाना, ठीक है। तो वेरिएबल्स ये हो गए। अब हम क्या करते हैं हम यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं जो हमारे पास टाइप्स हैं उनके। तो हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है नेम, दूसरा बनाया हुआ है एड्रेस, ये दोनों जो है हमारे स्ट्रिंग टाइप के हैं। एक मैं सैलरी का वेरिएबल बना लेता हूँ। सैलरी मैंने ये स्टोर कर दी इस यूज़र की। अच्छा, मुझे अब सैलरी प्रिंट करनी है तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सैलरी, ठीक है। सैलरी, और सैलरी के अंदर मैंने क्या करना है, यहाँ पर वेरिएबल का नेम प्रिंट कर देना है इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा आउटपुट आ रहा है। और अगर मैं कोई बुलियन टाइप डेटा प्रिंट करना चाहूँ, जैसे कि इज एक्टिव। अब एक्टिव क्या हो सकता है, या तो वो एक्टिव ट्रू होगा, यूज़र जो हमारा एम्प्लॉय वो एक्टिव है, या डीएक्टिव है अगर वो लीव कर गया है कंपनी को। इस तरीके से अगर हम कुछ बनाना चाह रहे हैं, या फिर हम उसका ऑनलाइन स्टेटस चेक करना चाह रहे हैं कि वो अभी ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, तो इसमें क्या होगा, दो ही कंडीशन होगी, या तो एक्टिव होगा या नहीं होगा। तो हम इसको डिफ़ॉल्ट कह सकते हैं ट्रू। अब मुझे इसको प्रिंट करके देखना है,
अगर मैं इसको लिख लेता हूँ ऑनलाइन स्टेटस, और यहाँ पर हम अपने वेरिएबल का नेम यूज़ कर लेंगे इज एक्टिव। तो हमें यहाँ पर आउटपुट में क्या मिल रहा होगा, ट्रू। ठीक है, जो मैंने वैल्यू सेट करी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने बात करी डेटा टाइप्स की, वेरिएबल्स की, और कॉन्केटिनेशन टेम्पलेट लिटरल्स की। ठीक है, अब बात करते हैं ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, देखें, जहाँ पर भी मुझे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और दूसरा यहाँ पर हमें करना है जैसे कि कंपैरिजन, दो वेरिएबल्स के दरमियान हमें अगर कंपैरिजन करना है, जैसे मैं एक वोटिंग सिस्टम बना रहा हूँ जिसमें क्या होगा, यूज़र मुझे एज सबमिट करेगा और उसको चेक करना है कि एज जो है वो अगर 18 से अबव है तो ये यूज़र वोट कर सकता है, 18 से लेस है तो वो वोट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या हो गया, कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें हमारे मैथमेटिक्स वाले ऑपरेटर्स यूज होंगे, वो हम पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। अच्छा जी, ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास फर्स्ट जो टाइप है वो है अर्थमेटिक। ठीक है, इसमें हमारे पास ऑपरेटर यूज होंगे प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड एंड मॉड। ठीक है, ये वाला जो हमारा ऑपरेटर है इसको हम कहेंगे मॉड ऑपरेटर। मॉड ऑपरेटर बाकी आपको सारे समझ में आ रहे होंगे। ये हमारा डिवाइड ऑपरेटर हो गया, ठीक है, डिवीजन का, सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पर खैर मैं इसके नाम नहीं लिख रहा, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये तीन तो आपको समझ में आ ही रहे होंगे कौन से हैं। अगर इसमें दोनों में कन्फ्यूजन हो रही है तो ये हमारा डिवाइड का ऑपरेटर है, नीचे वाला जो है वो मॉड का है। ठीक है, तो मोड वाला ऑपरेटर अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता क्या करता है, किस तरीके से काम करेगा, तो इट रिटर्न रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या, अगर सपोज मैं कर रहा हूँ 5 डिवाइडेड बाय 2, तो आउटपुट विल बी 2.5। तो 0.5 जो है वो मेरा क्या है, रिमाइंडर। अगर मैं कर रहा हूँ 6 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि आउटपुट क्या होने वाला है आपका, अ, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर आउटपुट होगा आपका 3, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो ये हमारा रिमाइंडर होता है। जो भी हमें अगर रिमाइंडर वैल्यू पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू मिल रही है तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है, या 1 रिटर्न कर देगा, अदरवाइज 0 रिटर्न कर देगा। ये हमारा मोड ऑपरेटर होता है। अच्छा जी, ऑपरेटर्स किस तरीके से हम यूज़ करेंगे उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस कोड को मैं कर देता हूँ कमेंट। मैंने एक वेरिएबल बना लिया n1। अच्छा, वेरिएबल का हम नाम कुछ भी रख सकते हैं, ये हमारे ऊपर होता है। वेरिएबल नेम जो होता है वो यूज़र डिफाइंड होता है। आप जैसा वेरिएबल का नाम रखना चाह रहे हैं, बस इस तरीके से नहीं रख दीजिएगा जैसे कुछ भी रख दें आप। थोड़ा वेरिएबल का मतलब समझ में आए। अगर हम उसमें एम्प्लॉय का नेम सेव कर रहे हैं तो उसका हमें पता होना चाहिए इसमें एम्प्लॉय का नेम सेव है। अब जैसे मैं नंबर के लिए बना रहा हूँ तो n1 n2, ठीक है, थोड़ा वेरिएबल का नेम जो है वो सेंस बना है बस। बाकी आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक नेम रखना है, ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर n1 जिसमें मैंने असाइन कर दिया 6, ठीक है, देन n2 जिसको मैंने असाइन कर दिया 2। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें हम अपना टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने लिख दिया एडिशन, जो है वो होगा हमारा डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स, और इसमें मैंने लिखा n1 प्लस n2। इसी को मैं डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ। तो मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, ठीक है,
कौन सब्ट्रैक्शन लिख देता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं हो रही होगी तो उसके लिए हम मल्टी कर्सर क्रिएट करके हर लाइन के अंदर बी आर टेक लगा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, एडिशन। ठीक है। और मैं नंबर भी प्रिंट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट h1। हम HTML यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, बस हमें कोटेशन में यूज़ करनी है एज अ स्ट्रिंग। इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, इसमें मुझे लिखना है n1 जो है हमारा वो क्या है, तो डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स एंड, इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो इसको साइज को थोड़ा कम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट। तो n1 जो है वो हमारा 6 के इक्वल है और n2 जो है वो हमारा 2 के इक्वल है। तो इनका जो हमारा सम हो के आ रहा है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। सम हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया एंड सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है। मोड अगर हम निकालें तो मोड भी देख लेते हैं। मोड क्या आ रहा है, जीरो। जैसा मैंने बताया कि टू जो है 6 जो है वो 2 से डिवाइड होगा, 3 आएगा, पॉइंट वैल्यू हमारी कोई जो भी नहीं बचने वाली। अच्छा, अगर मैं पॉइंट वैल्यू लेके आना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9.9 और 2। अब मुझे यहाँ पे मोड क्या मिल रहा है, 1। क्यों? क्योंकि डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, 4.5। ठीक है। तो ये हमारा मोड ऑपरेटर हो गया। अच्छा जी, उसके बाद उसके बाद हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है। जब भी मुझे दो वेरिएबल्स के दरमियान कंपैरिजन कराना है कि कौन सा वेरिएबल ग्रेटर है, लेस है, बराबर है या नहीं है, नॉट इक्वल है, ठीक है, इक्वल है, तो मैं यूज़ करूँगा कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, हमारे पास ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन, इस तरीके से हमारे पास लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। ठीक है। नॉट इक्वल, इक्वल और ट्रिपल इक्वल। अच्छा जी, इसका नाम क्या है, ये है नॉट इक्वल ऑपरेटर, इक्वल ऑपरेटर, ट्रिपल इक्वल। ठीक है। तो वन बाय वन इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेटर देन, जो कि नाम से हमें क्या लग रहा है, ग्रेटर, यानी कि मुझे दो वेरिएबल्स को चेक करना है कौन सा वेरिएबल जो है वो बड़ा है, कि मतलब उसमें ज़्यादा वैल्यू स्टोर है। ठीक है, बड़ा नंबर स्टोर है। इसको यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं, इन्हीं वेरिएबल्स को हम कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है। n1 इज ग्रेटर n2। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर ऑपरेटर होते हैं, ये हमेशा आउटपुट आपको कौन सी टाइप का देंगे, बुलियन टाइप का। ठीक है। इट ऑलवेज
ठीक है, हमें जब भी डेटा देंगे बूलियन टाइप का देंगे, तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है, तो या तो ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमें ट्रू मिल जाएगा, अदरवाइज फॉल्स मिल जाएगा। आउटपुट देखते हैं, इसका आउटपुट हमें ट्रू मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि n1 जो है वो n2 से ग्रेटर है। तो यहाँ पर हमारे कहने का सिंपली मतलब क्या है कि n1 ग्रेटर, यानी कि n1 में क्या वैल्यू स्टोर है, 9। 9 जो है वो 2 से बड़ा है, तो 9 वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी होती है, तो कंडीशन हो गई हमारी ट्रू। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लेस देन ऑपरेटर यूज़ कर लूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि 9 जो है वो 2 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना ऑपरेटर चेंज कर लिया, सेकंड कंडीशन में मुझे क्या मिलने वाला है, फॉल्स। हम इनको भी टेम्पलेट लिटरल्स में कर लेते हैं ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। ठीक है भाई, तो ये हमारे वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स को हमें डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स में करना होगा। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स। अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास ऑपरेटर है ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं एज के नाम से। एज मैंने स्टोर कर दी 19। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ मुझे वोटिंग सिस्टम बनाना है, उसकी कंडीशन लगानी है जिसमें हम यूज़र की एज को चेक करेंगे कि जो एज आ रही है वो 18 से अबव होनी चाहिए या 18 के बराबर होनी चाहिए। अगर उससे कम हुई तो कंडीशन फॉल्स रिटर्न कर दे, और अगर बड़ी है या उसके बराबर भी है तो कंडीशन ट्रू हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा एज जो है ग्रेटर इक्वल है अगर 18 के। इसका मतलब क्या हुआ? अभी मेरी कंडीशन जो है वो है, वेरिएबल में जो डेटा स्टोर है वो है 19। ठीक है, तो एज के अंदर 19 स्टोर है। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, 19 इज ग्रेटर देन इक्वल 18। ठीक है, तो यहाँ पर दो कंडीशन चलेंगी। एक तो होगी ग्रेटर, ग्रेटर वाली चेक करेगा कि जो एज के अंदर वैल्यू स्टोर है वो 18 से ग्रेटर है। हाँ, 90 जो है 18 से ग्रेटर होता है, ट्रू हो जाएगी। अगर मैं कर दूं 17, अब कंडीशन क्या होगी, ग्रेटर वाली फॉल्स हो जाएगी। अच्छा, ग्रेटर के बाद ये चेक करेगा जो वैल्यू दी गई है वो क्या 18 के बराबर है। 17 18 के बराबर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं 18 कर दूं, तो अब क्या होगा, पहले ये चेक करेगा कि आपकी जो एज के अंदर वैल्यू स्टोर है वो 18 है। ठीक है, 18 ग्रेटर है 18 से, नहीं 18 से ग्रेटर नहीं होती। फिर चेक करेगा क्या एज की वैल्यू 18 के बराबर है। हाँ, 18 की एज की वैल्यू 18 के बराबर है। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो ग्रेटर इक्वल जो है वो दो तरीके से चेक करता है। एक चेक करता है कि वैल्यू है तो बड़ी होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए, तो ही कंडीशन आपकी ट्रू होगी। अगर लेस हुई तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर लेस देन इक्वल लगा दें, तो लेस देन इक्वल क्या करेगा, या तो कंडीशन जो है मतलब आपने जो उसको वैल्यू दी हुई है वो उससे कम होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए। बड़ी हो गई तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। यहाँ पर क्या था, लेस हो, ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो तभी ट्रू मिलेगा, लेस हो गई तो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर ग्रेटर हो गई तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर हमारा ट्रू, ये कौन सी वाली कंडीशन है, इक्वल वाली कंडीशन पे ट्रू हो रहा है। ठीक है, ये एज जो 18 है तो इक्वल इक्वल है। अगर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैंने बोल दिया 15, तो फर्स्ट वाली जो हमारी कंडीशन है जिसमें हमने ग्रेटर देन और इक्वल चेक करा हुआ है, 15 जो है वो लेस देन है तो ये फॉल्स हो गई। लेकिन यहाँ पर 15 जो है वो 18 से लेस है, तो ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल क्या होता है? नॉट इक्वल के अंदर मैं अगर डायरेक्ट नंबर ही स्टोर कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 5 और यहाँ पर लिख लिया मैंने 3, तो मैंने लिखा नॉट इक्वल। अब नॉट इक्वल क्या करता है, यहाँ से कमेंट हटा देते हैं, कमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, नॉट इक्वल में हम कह रहे हैं कि 5 जो है वो 3 के इक्वल नहीं है, जो कि क्या है, सही बात है, कंडीशन हमारी सही है।
5 3 के बराबर नहीं होता, 5 5 के ही बराबर हो सकता है, ठीक है, और किसी वैल्यू के बराबर नहीं हो सकता है, तो उससे कम होगा या ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आपकी कंडीशन क्या है, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि आप कह रहे हैं 5 जो है वो 3 के बराबर नहीं है। अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, ट्रू, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं कह दूँ कि 5 जो है 3 के इक्वल है, अब इक्वल वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं कि 5 जो है वो 3 के बराबर है, जबकि 5 जो है 5 के बराबर हो सकता है और किसी वैल्यू के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मुझे अब क्या मिल रहा होगा, फॉल्स, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ तो अब मुझे क्या मिल रहा है, ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कितने ऑपरेटर्स हो गए, दो ये हो गए, दो ये हो गए, और एक हमने नॉट इक्वल वाले की बात करी थी, तो हमारे ये हो गए टोटल 6 ऑपरेटर। लास्ट है हमारा ट्रिपल इक्वल, उसमें क्या होता है, यहाँ पर हमने इनकी बात करी, तो इनको कमेंट कर दें अगर हम, ठीक है, इनका आउटपुट अभी मुझे नहीं चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, इसको हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं एक और डॉक्यूमेंट डॉट राइट इसको यहाँ पर ले आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट एंड राइट साइड पे जो डेटा है वो दोनों किस टाइप के हैं, नंबर टाइप के हैं, ठीक है। 5 जो है वो भी नंबर डेटा टाइप में है, और ये जो 5 है वो भी नंबर डेटा टाइप का है। अच्छा, अगर मैं इनकी डेटा टाइप चेंज कर दूं तो आउटपुट क्या आएगा, अब हम कह रहे थे 5 5 के इक्वल है, लेकिन ये एक लेटर बन चुका है, एक स्ट्रिंग में जो होता है हमारा अल्फ़ाबेटिकल डेटा होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट लिखा था, जो भी हमारा A to Z डेटा होता है, ठीक है, वो भी आपका किस में काउंट होता है, स्ट्रिंग में काउंट होता है। अल्फ़ाबेटिकल जितना भी डेटा होगा वो भी आपका स्ट्रिंग में काउंट होगा। तो यहाँ पर 5 को जब मैंने डबल कोटेशन में करा, डबल कोटेशन में सिर्फ आप स्ट्रिंग को ही लिखते हो, तो ये स्ट्रिंग बन गया। तो क्या अब हमारा आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। तो अभी आंसर क्या है, ट्रू। डबल इक्वल को डेटा टाइप से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ देखेगा डेटा, डेटा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ पे 6 कर देता हूँ, अभी आपको दे देगा फॉल्स, भले ही वो डेटा टाइप उनकी पहले भी चेंज थी, लेकिन अब वो सिर्फ डेटा चेक कर रहा है। आप चाहते हैं कि मेरा जो कंपैरिजन हो रहा है वेरिएबल्स का या वैल्यूज़ का, उनकी डेटा टाइप भी सेम हो और डेटा भी सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, अभी भी फॉल्स है। अच्छा, मैं 5 कर देता हूँ, अभी भी क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि ट्रिपल इक्वल डेटा तो चेक कर रहा है, साथ ही चेक कर रहा है कि वो डेटा टाइप भी सेम है या नहीं है। अगर डेटा टाइप सेम नहीं होगी तो भी ये आपको फॉल्स ही रिटर्न करेगा। कब ट्रू रिटर्न करेगा, जब डेटा टाइप भी सेम हो और डेटा भी सेम हो, तो अब ट्रू आएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने अपने टॉपिक डिस्कस करे जावास्क्रिप्ट के। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वेरिएबल के साथ कुछ कीवर्ड यूज़ करते हैं वेरिएबल को डिफाइन करते वक्त, लेट वर कॉन्स्ट, उसकी बात करेंगे। और ऑपरेटर के अंदर अभी हमारी एक कैटेगरी और बची है लॉजिकल ऑपरेटर, उसकी भी बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।